Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the syllabus of Law Gate and today is our second lecture. In today's video we are going to start from the section 3 onwards of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. In previous video we discussed the introduction and section 2, that is definition clauses. In today's video we are going to start from section 3. सेक्शन 3 बेसिकली डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट. बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है. बेसिकली इसमें हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और ये बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट सबसे हाईएस्ट फोरम प्रोविंशियल लेवल पर कौन सा है, वो हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट है. बेसिकली इस सेक्शन के अंदर इन 3 कोर्ट्स का जिक्र किया है और इनकी सबऑर्डिनेशन बताइए कि कौन सी कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है. पहली बात जो सिविल कोर्ट से स्टार्ट करते हैं. सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के. जो चार्ट मैंने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट हुई, हाई कोर्ट के. लेकिन ये सेक्शन ये कहता है जो सिविल कोर्ट है, जो लोएस्ट फोरम पे कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट होने के साथ साथ वो हाई कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट है. और इसी तरह यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जितनी भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट है और हाई कोर्ट के भी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के मातेहत काम कर रही है. सो ये आपको सबऑर्डिनेशन याद होनी चाहिए. उसके बाद आता है सेक्शन 4. सेक्शन 4 बेसिकली डील कर रहा है सेविंग क्लॉज के साथ. अब सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, अब सेविंग क्लॉज की बात आती है तो ये हमेशा लिखा जाता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी अगर किसी और कानून में कुछ लिखा गया है तो वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये चीज़ें होंगी. सो इस सेक्शन का भी स्टार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी. आगे 3 चीज़ें बताई हुई हैं. एक जनरल लॉ की बात की है, एक स्पेशल लॉ की बात की है और फिर लोकल लॉ की बात की है. जनरल लॉ कौन सा है, जनरल लॉ वो लॉ है जो पाकिस्तान के अंदर तमाम कोर्ट्स में एप्लीकेबल है, तमाम लोगों पर अप्लाई हो रहा है. सिंपली फॉर एग्जांपल जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, वो एक जनरल लॉ है जो एज अ होल पूरे पाकिस्तान में तमाम कोर्ट्स पर अप्लाई हो रहा है. फिर आता है स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ एक कंट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक लोगों पर अप्लाई हो रहा है, होता तो पूरे पाकिस्तान में लेकिन कुछ खास लोगों पर अप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं स्पेशल लॉ. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है, वो पूरे पाकिस्तान में जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उन पर अप्लाई हो रहा है, यानी एप्लीकेबिलिटी पूरी जगह पर लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग, और वो स्पेसिफिक लोग कौन है, सरकारी मुलाजिम. इसी तरह तीसरी बात क्या है, हमारा लोकल लॉ. लोकल लॉ क्या है, लोकल लॉ नाम से ही जाहिर है लोकेलिटी से निकला है, यानी कोई ऐसा लॉ जो किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी खास इलाके पर अप्लाई हो रहा है, वो लोकल लॉ है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा केपी प्रीएम्पशन एक्ट है या फिर केपी टेनेंसी एक्ट. अब ये खास लोकेलिटी के लिए यानी कि सिर्फ केपी में अप्लाई होगा, खैबर पख्तूनख्वा में जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होगा, जनरली अप्लाई नहीं हो रहा. अब इन तीनों को समझने का मकसद क्या था, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि लोकल और स्पेशल लॉ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और ये हमेशा जनरल लॉ को सुपरसीड करते हैं. यानी अगर कहीं पर कोई बात आ जाए कि जनरल लॉ कुछ और कह रहा है, लोकल लॉ या स्पेशल लॉ कुछ और कह रहे हैं, तो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा. अब सिविल सर्वेंट एक्ट क्या है, ये भी एक सिविल लॉ है लेकिन स्पेशल लॉ के तहत इसको डील किया जाएगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ जनरल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908. सिंपली लोकल एंड स्पेशल लॉ सुपरसीड जनरल लॉ. उसके बाद आता है सेक्शन 5. सेक्शन 5 बेसिकली डील कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड टू द रेवेन्यू कोड.
अब ये जो दिस कोड की बात हुई है, दिस कोड से मुराद क्या है? ये जो सीपीसी जो हम पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, ये क्या रेवेन्यू कोड्स पर एप्लीकेबल है या नहीं? अब समझने की बात यह है कि रेवेन्यू कोड्स क्या हैं। सो अगर आप सेक्शन 5 की सब क्लॉज 2 में देखें तो रेवेन्यू कोड को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी ऐसी कोड जिसको किसी लोकल लॉ के अंडर जुरिस्डिक्शन दी गई है कि वो ऐसे सूट सुन सकती है जो कि किस से रिलेटेड है? रेंट से, प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड और रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं, ऐसे तमाम सूट्स को रेवेन्यू कोड सुन सकती है। अब बात यह आती है कि क्या रेवेन्यू कोड पर सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं? अगर है तो किस तरह से, नहीं है तो क्यों नहीं है? जनरली सीपीसी रेवेन्यू कोड्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ना ही रेवेन्यू कोड्स पर, ना फैमिली कोड्स पर, ना कहीं और। जहां स्पेशल लॉ मौजूद है वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा कि स्पेशल लॉ की प्रेजेंस में जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करता। लेकिन इसी सेक्शन की क्लॉज 1 के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है और ये कहा गया है कि जहां पर रेवेन्यू कोड्स इस कोड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, वहां पर अगर कोई स्पेशल लॉ किसी स्पेसिफिक मैटर पर साइलेंट है, स्पेशल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन उस मैटर से रिलेटेड नहीं दी गई, तो वहां पर सीपीसी कैसे एप्लीकेबल होगी? कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपने ऑफिशियल गजट में ये चीज डिक्लेयर कर देगी कि ये स्पेसिफिक प्रोविजन सीपीसी की एप्लीकेबल होंगी रेवेन्यू कोड्स पर, तो तब रेवेन्यू कोड्स पर सीपीसी अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 डील कर रहा है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के साथ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है? पेक्यूनरी को अगर आप देखें तो नाम से ही जाहिर है, वो चीज जो वैल्यू ऑफ से डील कर रही है, किसी चीज की मालियत क्या है। ये वर्ड मॉनेटरी से निकला है, यानी कि पैसे से निकला है। मॉनेटरी के किसी चीज की मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन क्या है। सो अगर हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करें तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज सिंपली द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यहां पर खास बात क्या है? वैल्यू, जो उसकी मालियत है, वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। और याद रखें कि कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशन से बाहर निकलकर कोई भी सूट नहीं सुन सकती। तमाम कोर्ट्स को बाकायदा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस दी गई हैं। जैसे सिविल जज 1 के पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो कोई भी मुकदमा, किसी भी मालियत का मुकदमा सुन सकता है। इसी तरह सिविल जज 2 के पास आए तो सिविल जज 2 के पास ये पावर है कि वो अप टू 50 लाख तक जितने भी मुकदमात हैं, जितनी भी मालियत के मुकदमे 50 लाख तक के हैं, वो उनको सुन सकता है। और इसी तरह सिविल जज 3 के पास ये पावर है कि वो 5 लाख तक के जितने भी मुकदमे हैं, जितनी भी मालियत के मुकदमे हैं, उनको सुन सकता है। यानी ये इनको डिवाइड करके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दे दी गई है। इससे हटकर वो किसी भी सूट को नहीं सुन सकते जो कि उनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सो सिंपली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपने याद रखना है कि वो जुरिस्डिक्शन जो सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट से डील कर रही है, वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ओमिटेड है। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। इसमें क्या कहा गया है? सेक्शन 9 ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर है, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो तमाम मुकदमे सुन सकते हैं। कौन से तमाम मुकदमे? वो तमाम मुकदमे जो सिविल नेचर के हैं, वो उन तमाम मुकदमों को सुन सकता है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है। सवाए अब सेक्शन 9 में एक एक्सेप्शन दी गई है, और वो एक्सेप्शन क्या कह रही है? एक्सेप्ट द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मीन उसके इख्तियारात, जहां पर उसके इख्तियारात को लिमिट कर दिया है या बार लगा दिया है, मीन्स रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो उस सूरत में फिर वो तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। अब वो चाहे इम्प्लाइडली बार किए हों या एक्सप्रेसली बार कर दिए हैं, तो ऐसे तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती।
इसके अलावा सिविल नेचर के जितने भी मुकदमे हैं, सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे तमाम मुकदमों को सुन सकती है। सो याद रखने वाली बात सेक्शन 9 में क्या है, सिविल नेचर के तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट सुन सकती है, सवाए जहां पर उसकी कॉग्निजेंस को बार कर दिया हो। उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 में जो स्टे ऑफ सूट की बात की है, ये बेसिकली रेस सब जुडिस है। रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। अब इसमें रेस सब जुडिस में क्या बात ही है कि एक कोर्ट है, वहां पर आप अपना मुकदमा लेकर जाते हो, दो पार्टीज जाती हैं, कोई कॉज ऑफ एक्शन है सब्जेक्ट मैटर पर। अब उस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और यही मुकदमा लेकर यही सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम सब्जेक्ट मैटर में किसी दूसरी कोर्ट में चली जाती हैं। मीन्स टू से कि अगर एक कोर्ट है, उसमें एक मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का फैसला अभी नहीं आया, वो पेंडिंग सूट है एक कोर्ट में, और यही पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम सब्जेक्ट मैटर पर यही मुकदमा किसी दूसरी कोर्ट में ले जाती हैं, तो सेक्शन 10 ये कहता है कि दूसरी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे किसी मुकदमे को प्रोसीड करे, फर्दर प्रोसीड करे। यानी कि सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट पर बार लगा रही है, सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा रही है कि जो बाद में आने वाला सूट है, दूसरी कोर्ट ऐसे किसी सूट को नहीं सुन सकती जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग मामला है। जब तक उसका डिसीजन पहली कोर्ट से नहीं आ रहा तो दूसरी कोर्ट में वो मुकदमा नहीं चलेगा। ये सेक्शन 10 है, बेसिकली स्टे ऑफ सूट की बात है। अब अगर हम इसके साथ सेक्शन 11 को देखें तो सेक्शन 11 इसके टोटली ऑपोजिट है। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 11 डील कर रहा है रेस जुडिकाटा के साथ। रेस जुडिकाटा को समझने से पहले सेक्शन 10 में हमने क्या बात की थी, पेंडिंग सूट की बात है। सेक्शन 11 डिसाइडेड सूट की बात कर रहा है। कैसे कि सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई पार्टीज अपना मुकदमा किसी सब्जेक्ट मैटर पर स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन पर लेकर गई हैं और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस मुकदमे को डिसाइड कर लिया है, उस पर अपना फैसला सुना दिया है, और उसके बाद यही पार्टीज इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज किसी दूसरी कोर्ट में जाती हैं और वहां जाकर अपना सूट इंस्टीट्यूट करती हैं, तो सेक्शन 11 ये कहता है कि जब वो दूसरी कोर्ट में ऐसा कोई सूट लेकर जाएंगी तो वो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसको सुन सके। यानी कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उस पर दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता एज पर सेक्शन 11। सेक्शन 10 में पेंडिंग सूट किसी दूसरी पेंडिंग सूट है तो आप दूसरी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन 11 कहता है कि जहां पर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइड होने के बाद फिर ये मैटर आप किसी और कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये किसके साथ डील कर रहा है, बार टू फर्दर सूट। अब ये तो हमने कहा कि स्टे ऑफ सूट है, रेस्ट जुडिकाटा, ये भी एक किस्म का बार ही है। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है, मीन्स टू से उसे महरूम किया गया है, इन सिंपल वर्ड जहां पर उसको मना किया गया है कि वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, किससे रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर जब उसे रोक दिया गया है कि फर्दर सूट वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो इसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पे कोई नया सूट इंस्टीट्यूट करे। यानी जहां पर उसे रोक दिया गया है फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से, तो फिर उसका राइट खत्म हो जाता है कि वो ऐसा कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अब ये सेक्शन 12, इसको बनाने का मकसद क्या था, टू प्रिवेंट दी एंडलेस लिटिगेशन। एंडलेस लिटिगेशन से मुराद क्या है कि अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, उस बंदे का फैसला सुना दिया है और फिर वो दोबारा कोर्ट में आता है बार बार अपना एक ही मुकदमा लेकर बार बार कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए, तो ऐसी सूरत में जब वो बार बार अपना मुकदमा लेकर आएगा तो जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा। लिहाजा उस बंदे को रोक दिया गया है कि अगर उसे पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर मना कर दिया है तो वो ऐसा सूट दोबारा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, जैसे सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में बात की गई है।
ये तो था सेक्शन 12 की क्लॉज 1। सेक्शन 12 की क्लॉज 2 क्या कहती है कि जहां पर पर्सन, एक बंदा जो कि किसी कोर्ट की दी हुई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है, अगर किसी कोर्ट ने कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास कर दी है और वो बंदा इस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को चैलेंज कर रहा है, किन बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये 3 ग्राउंड्स हैं। अगर इन 3 ग्राउंड्स पर कोई बंदा किसी कोर्ट की जजमेंट या डिक्री को चैलेंज कर रहा है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है कि जहां पर किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं थी, लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी और उसने फैसला दे दिया है। इसी तरह फ्रॉड की बेस पे या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बेस पे अगर कोई फैसला दिया है तो उस बंदे के पास सिर्फ एक ही रेमेडी है, और वो क्या रेमेडी है कि वो इसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने ये फाइनल डिक्री, फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पास किया है, वो इस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि मेरे फैसले को दोबारा देखा जाए। इसके लिए उसे सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12(2) बेसिकली फ्रेश सूट पर बार लगा रहा है कि आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने के बजाय उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देके रेमेडी अवेल कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 15 से 20 तक डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।